आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AMB अलिफ मीम बा इंफोटेनमेंट और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। आज से पहले जो सूरत हाल रही उसके ऊपर हम आपको अपडेट करते रहे और हमने एक दावा किया कि इल्म नजूम वालों का कहना यह है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही और इमरान खान का जो सितारा है वो अरूज की जानिब है, अभी उसको जवाल नहीं है। ये एक हमारा सोर्स था और जिसको बाकायदा तौर पे हमने अपना तज्जिया नहीं कहा और उसके साथ साथ ये भी आपके सामने रखा कि मैं खुद बजाते खुद साइंटिफिक मेथड पर बिलीफ रखता हूँ, लेकिन जब मैंने अपने जो दोस्त अहबाब हैं और कुछ मेरे उस असातिज़ा हैं उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ ना कुछ इल्म ये किसी ना किसी सूरत में मौजूद होता है। तो इल्म नजूम वाले जो अफराद थे उनका क्या कहना था कि इमरान खान के सितारे को अभी जवाल नहीं है, वो ऐसे जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे और उनके मुखालिफिन अभी कामयाब नहीं होंगे। और सूरत हाल आपके सामने क्या बनी कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद क्या इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद जो है साथ साथ क्या कहा कि असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए। ये एक प्लस पॉइंट उनकी तरफ गया है, जिसको जो चाहे आप कहें, आपकी मर्जी है, आने वाला वक्त आपको ये बता देगा। अब ये जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है। इस चैलेंज करना ना करना इसका बराबर है। ये आप कहेंगे बहुत बड़ी आपको मैं एक यहाँ पर तज्जिया दे रहा हूँ, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर को सामने रखते हुए ये गुफ्तगू मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि इस फैसले को दुनिया की कोई भी अदालत जो है तब्दील नहीं कर सकती। क्यों नहीं तब्दील कर सकती? कि पहली बात तो ये है कि ये स्पीकर की रूलिंग है, ये एक असम्बली का मैटर है, वहीं पर जाकर इसने हल होना है, ना कि किसी अदालत के अंदर इसने हल होना है। और अगर टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इसको ये कह दिया गया कि ये फैसला वापस लिया जाए और असम्बलियाँ दोबारा बहाल की जाएं और वज़ीर आज़म साहब भी वही हैं और अपोजिशन भी वही है और ये सारा सिलसिला भी उसी तरह चले, तो उसके लिए क्या होगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये तहरीक अदम एतमाद जो कि माफ़ कीजिएगा पेश की गई है तहरीक अदम एतमाद, तो ये वो दिन तो गुजर गया, अब वो तो वापस नहीं आ सकता अगर कोई कहे। तो यहाँ पर फिर एक आईनी बहस और टेक्निकल नुक्ता जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो छिड़ जाएगी कि इस तहरीक अदम एतमाद को फिर क्या किया जाएगा, एक दफ़ा फिर दोबारा पेश किया जाएगा। और अगर ये सूरत हाल बनी तो, लेकिन उस पेश करने के दौरान जो टेक्निकल एरर, ये अगर कहें कि टेक्निकल एरर है कि तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद वज़ीर आज़म ये एक्शन नहीं ले सकते थे, अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स होने के साथ ही वज़ीर आज़म दोबारा अपनी सीट पर आते हैं तो उसके दौरान फिर वो दोबारा क्या कर देंगे, असम्बलियों को तहलील कर देंगे, क्योंकि उनके ऊपर ये सूरत हाल तो वाज़ेह हो चुकी है कि किसी भी सूरत में जो नंबर है, नंबर की गेम है, वो किसी भी सूरत में उनके हक में नहीं है। हमारा मुख्तलिफ चीज़ों को सामने रखते हुए हमने जो आपको आगाह करते रहे, ये बात हमने पहले भी कही कि कुछ भी हो जाए, अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती तो इमरान खान साहब वो शख्सियत नहीं थे कि जो आराम से बैठ जाएं। इन्होंने बैठने नहीं देना था और इन्होंने किसी भी सूरत असम्बली को चलने नहीं देना था। तो ये जो एक साल का अरसा होता, ये हमारे मुल्क और कौम के लिए शदीद तरीन, मैं कहता हूँ कि एक डिज़ास्टर से कम नहीं था जो ये एक साल का अरसा था। इसका वाहिद हल यही था कि दोबारा आप इलेक्शन में चले जाएं, इलेक्शन करवाएं और जो लोटे छोटे हैं उनको जो है छाना लगाकर साइड पे कर दिया जाए और साफ़ सुथरी एक हुकूमत आए, चाहे वो नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो या PTI की हो, लेकिन वो हुकूमत जो है लोटों से पाक हो। लेकिन अगर ये अनसर्टेनिटी जिसको जो है तूल देने की कोशिश की जा रही है, अगर ये कायम रही तो ये हमारे मुल्क को कौम के लिए नुकसानदेह इसलिए है कि इस सूरत हाल के अंदर जो हमारी जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ताजिर हजरात है वो तो अपना हाथ खींच के बैठे हुए हैं और 180 से डॉलर उठकर 185 के ऊपर पहले पहुंच गया है। अगर ये सूरत हाल बरकरार रही और पॉलिटिकल अनरेस्ट पाकिस्तान के अंदर रहा तो डॉलर मज़ीद महंगा हो जाएगा। अगर कोई कहेगा कि किसी साजिश के तहत जो है इस डॉलर को ऊपर किया जा रहा है, तो वो साजिश यही है कि आपकी एक
स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनने ना दी जाएगी। ये तमाम सूरत एक मौक़िफ़ तो आपके सामने ये रख रहा हूँ। और दूसरा मौक़िफ़ ये है कि बाज़ औक़ात अगर हम किसी एक पार्टी के ऊपर एतराज़ करते हैं तो दूसरे ये समझ बैठते हैं कि भाई ये दूसरों के स्पोक्स पर्सन है, हम किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं हैं। पहला एतराज़ जो मेरा शुरू दिन से इमरान खान साहब और PTI के ऊपर था वो ये था, जिसकी वजह से मैंने इनको वोट भी नहीं दिया था। ये भी मैं आपको बताता चलूँ। किसको दिया, ये एक मकसद है कि मेरा अपना ज़ाती राय है किसको देना था किसको नहीं देना था, लेकिन इनको मैंने वोट क्यों नहीं दिया था? मैंने इनको वोट इसलिए नहीं दिया था कि इन्होंने जिनको खड़ा किया था वो क्या थे, लोटे। लोटे को वोट देना ना देना हमारे नज़र में क्या है, बराबर था। क्यों? जब आप किसी भी तब्दीली का वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम मुल्क व कौम के लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आ रहे हैं, तो क्या इन चले हुए कारतूस और लोटों के ज़रिए आप लेकर आ सकते थे? ये चीज़ बतौर सहाफ़ी आज से 3-3.5 साल पहले जब इलेक्शन हुए, देखते हुए ये मैंने फ़ैसला किया था कि मैंने क्या करना है, किसको वोट देना है। अब आवाम के सामने एक सबसे अच्छी बात ये हुई है इस तमाम सूरत हाल के बाद कि लोटे जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। अब लोटों के सामने आने के बाद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर था, और वो उसके कायदीन इसका जवाब ये दे देते ये विनिंग हॉर्सेज हैं, अगर इनको हम मैदान में नहीं उतारेंगे तो हम किसको मैदान में उतारेंगे। तो ये अब इसके बाद कोई ऐसा जो है रह नहीं गया आंसर कि आप दोबारा इनको टिकट दें और इन्हीं को दोबारा लेकर आएँ। तो अब ये देखना है कि चंद अरसे में 90 डेज़ वैसे आपके पास होते हैं, अगर इसको तूल देने की कोशिश ना की गई 90 दिन के अंदर अंदर, बल्कि मेरे एक दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं और बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा था कि ये बकरे ख़रीद के अभी हुकूमत गई नहीं थी, तो उन्होंने कहा था अगली जो इलेक्शन होगा वो बकरों की ख़रीदारी के साथ साथ होगा, कि आने वाले जो हमारे पार्लियामेंटेरियन होंगे वो कुर्बानी ख़रीद के पार्लियामेंट के अंदर आ रहे होंगे। तो खैर अब पता नहीं उनके पास भी कोई इस तरह का कोई इल्म नजूम या कोई जिन्नात शिन्नात या कोई मौक्किल हैं जिनके ज़रिए वो ये तमाम चीज़ें बता देते हैं। खैर नाम मैं जब तक उनसे इजाज़त नहीं लूँगा आपके सामने नहीं लूँगा उनका, लेकिन ये उनकी पेशन गोई पहले थी कि ये सब होना है, और हमें भी यही नज़र आ रहा था कि इस तमाम तर सूरत हाल का जो आसान तरीन और सहल और पाकिस्तान के मुल्क व कौम के मफाद में जो हल है वो यही है, क्या कि इनके इर्द गिर्द जो लोटे इकट्ठे हुए हैं और वो नाअहल लोग जो इलेक्टेड नहीं हैं, इलेक्टेड ना होने के बावजूद गैर मुंतखब लोग आए, करीब इनके काम करते रहे, करप्शन की उन्होंने इंतहा की है, इंतहा। जब ये खुलेगी चीज़ें, किसी का मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा, तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि इस दौर के अंदर किस हद तक करप्शन होती रही। और करप्शन से बुरी एक चीज़ होती है नालायकी। नालायकी की इंतहा तो इस हद तक रही, एक केस मेरे अपने साथ सामने है जो मैं आपके सामने टेस्ट केस के तौर पर इंशाल्लाह पुट करूँगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट के जो आला तरीन ओहदेदारान और जो मिनिस्टर्स थे उनको हमने आगाह किया कि ये चीज़ें हैं हो रही हैं, इनको देख लीजिए, अगर इनको आप नहीं रोकेंगे तो ये हमारे आम आदमी के लिए, मुल्क व कौम के लिए ये नुकसानदेह हैं। पूरा केस बनाने के देने के बावजूद क्या है, आज गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उस कार्रवाई ना करने की सबसे बड़ी क्या वजह है, ब्यूरोक्रेट्स। क्यों? ब्यूरोक्रेट्स इनके काबू में नहीं आए, वो अपनी मर्जियाँ करते रहे, और जब वो अपनी मर्जियाँ करते हैं तो करप्शन हमारी पहले से डबल ट्रिपल हो जाती है। लेकिन खैर अब ये जो भी सूरत हाल जा रही है, अब जिस कार्ड के साथ वज़ीर आज़म, हमारे साबका वज़ीर आज़म या मौजूदा कह लें, जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर देती, चाहे नोटिफिकेशन हो भी गया, जिस कार्ड के तहत वो अब आने वाले इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं, उस कार्ड के तहत आप आवाम से पहले से ज़्यादा वोट हासिल कर सकते हैं। और वो कार्ड क्या है कि बैरूनी ताकतें और ख़ास तौर पर अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ है, और इसलिए मैं जो है आवाम के पास जा रहा हूँ। ये वो कार्ड है जो बहुत अरसे से पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होता रहा, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये गुजारिश ये करूँगा
کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر کیمرے کے اوپر نہیں کہہ سکتے کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے، ہم سپر پاور کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. تو وہ چیزیں جو ہے ان کو احتیاط کے ساتھ جو ہے جلسوں کے اندر ان کا اظہار کرنا چاہیے. کیوں؟ اگر میں یہیں پر آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں امریکہ کی. امریکہ کے خلاف جب کوئی احتجاج وغیرہ ہوتے تھے تو امریکن ایمبیسی کی جانب سے باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن آ جاتے تھے، اشتہارات آ جاتے تھے، کیا ہمارا پرچم جلتے ہوئے آپ نے نہیں دکھانا. کیوں؟ پاکستان کے اندر پہلے ہی بہت زیادہ ان کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے عوام کے اندر. لیکن کیا ہے، اگر آپ دوسری طرف فیکٹس اینڈ فگر دیکھیں تو وہ تعداد بھی دیکھ لیجئے جو پاکستانیوں کی وہ تعداد امریکہ کے اندر مقیم ہے اور وہاں پر رہائش پذیر ہے، ان کو بھی مد نظر رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ وہاں سے کیا کیا چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں. اس کے اندر آپ کی جو عسکری جو چیزیں ہیں وہ بھی شامل ہیں، یعنی دفاع کا جو سامان ہے وہ بھی وہاں سے آتا ہے. کس حد تک آتا ہے؟ کیا ہمارے پاس ایسے کوئی آلٹرنیٹ موجود ہیں کہ ہم ان کو اس طریقے سے ڈائریکٹ چیلنج کر دیں؟ کیا ہم نے اپنے معاشرے کے اندر سے کرپشن، غربت، ان تمام چیزوں کو خاتمہ کر لیا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ بس یہ ذہن میں رکھیے گا. اس چیز پر تھوڑا سا میں اعتراض ضرور کروں گا. کیا کہ جب تک اپنے پاؤں پر آپ کھڑے نہیں ہو جاتے آپ کسی کو اس طریقے سے للکار نہیں سکتے. اگر اس طریقے سے للکارا گیا امریکہ اور یورپ، آپ کو ایک بار پھر کہوں گا، جہاں پر کچھ چیزوں کی ہم حمایت کر رہے ہیں تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہر چیز کی ہم حمایت کرتے چلے جائیں گے. امریکہ اور یورپ کے ساتھ آپ کو چلنا ہے، چلنا آپ کو پڑے گا. امریکہ کو چھوڑ دیجئے، یورپ پہ آ جائیں تو ہماری جتنی بھی ایک یہاں پر عام تاجر ہے اس کی ایکسپورٹس ہے وہ رشیا اور ان کنٹریز میں نہیں ہے جتنی یورپ میں ہے. اور یورپ میں کیا، ہمیں جی ایس ٹی پلس اسٹیٹس ملا ہوا ہے، اس کے تحت ہمیں ایک خاص قسم کی ٹیکس کے اندر چھوٹ ملتی ہے. اگر اس طرح سے ہم انہیں تڑیاں لگائیں گے، للکاریں گے، اگر ان میں سے کسی نے بھی ایک بھی پابندی ہمارے اوپر لگا دی تو کیا ہم اس کا نقصان اٹھانے کی اس پوزیشن میں ہیں؟ اگر ہیں تو ضرور آپ تڑیاں بھی لگائیں اور جو ہے انہیں للکاریں بھی صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے ان کو آج تک پاکستان ڈیل کرتا رہا ہے. کیا پاکستان نے واقعی، پاکستان کی جو فوج تھی اور اعلیٰ ان کی قیادت رہی ہے، انہوں نے واقعی کیا صرف ہمیں بیچتے رہے ہیں یا ان کو توڑا بھی ہے؟ یہ ایک عام بندہ ان کے سامنے اس چیز کو بخوبی جانتا ہے. جو چیز ہم یہاں پر بیٹھ کے آپ کو اپنی ملکی جو سالمیت ہے اور مفاد کہہ لیں، ملکی مفاد، اس کی وجہ سے ہم کہہ نہیں سکتے. لیکن ہم نہ بھی کہیں تو غیر یہی کہتے ہیں کہ ہم نے جتنا ان کو نقصان پہنچایا ہے شاید ہی بڑی طاقتوں کو کسی اور ملک نے نقصان دیا ہو. تو لہٰذا کوئی ہم بھکاری نہیں ہے، کوئی ہم بیگرز نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا احتیاط کا رویہ اپنانا ہے جو بہت آنے والے دنوں میں ضروری ہے. اور آخری بات، اگر آپ ملک اور قوم کا مفاد چاہتے ہیں تو جلد از جلد الیکشن اناؤنس ہونے چاہیے اور اس کے بعد جو ہے اگلی حکومت بننی چاہیے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی حل دوسرا اس وقت موجود نہیں ہے. اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کوئی بھی کوسچن ہو تو لازمی آپ کمنٹس میں پوچھا کریں. ہم کوئی ادھر ادھر سے خیالات پہ گفتگو نہیں کرتے، جو بھی سوچتا آپ کے سامنے رکھا اور آنے والی کیا صورتحال بنے گی انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی گفتگو کرتے رہیں گے. تھینک یو.